नमस्कार। इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ओपीएस में सेवानिवृत्त किसी भी कर्मचारी को क्या क्या लाभ मिलते हैं और उसे कितनी रकम कैश के रूप में मिलती है और पेंशन का प्रावधान क्या है। संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और शुरू करते हैं आज का ये ओपीएस में सेवानिवृत्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त कब हो सकता है, किस प्रकार से सेवानिवृत्त हो सकता है। सामान्य नियमों में कहा जाए तो एक होती है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मतलब है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसने न्यूनतम 15 साल की सेवा पूर्ण कर ली है तो वो अपनी मर्जी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार की कर्मचारियों के लिए 10 साल का ही प्रावधान, मतलब केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा पूर्ण करने के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। दूसरी होती है अधिवार्षिक की सेवानिवृत्ति, जो सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी व्यक्ति जो 60 साल की उम्र प्राप्त कर लेता है, यानी कि 60 साल जैसे हो गई है, उम्र उनकी 60 साल हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उसे सरकार द्वारा स्वतः ही सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। एक होती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। अगर कोई कार्मिक जिसने 15 साल नौकरी कर ली है या फिर वो 50 साल के हो गए हैं और सरकार को ये लगता है कि यह व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है वो अपने कार्यों को करने में असक्षम है, तो इस आधार पर उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कहा जा सकता है। और ये सेवानिवृत्ति की अंतिम स्वीकृति आपका संबंधित नियुक्ति अधिकारी देता है। नियुक्ति अधिकारी से मतलब है कि आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग जिस अधिकारी के साइन से हुए थे आदेश, और वही अधिकारी, मान लीजिए अगर आप एक लेक्चरर हैं राजस्थान में, तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से आपके आदेश हुए होंगे और निदेशक माध्यमिक शिक्षा ही आपकी सेवानिवृत्ति के आदेश करेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लाभ किसी भी सरकारी कर्मचारी को जो ओपीएस के माध्यम से, ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से रिटायर्ड होता है, तो उसे कौन कौन से लाभ मिलते हैं। सबसे पहला है कि उसे पेंशन का प्रावधान है। अब आपने देखा होगा न्यू पेंशन स्कीम में हम एक निश्चित रकम अपनी सैलरी से कटवाते हैं, लेकिन अंत में हमें पेंशन कितनी मिलेगी इसका कोई भी प्रावधान नहीं था, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं थी। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में ये प्रावधान किया गया है कि अंतिम वेतन का 50% ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसमें गणना ऐसे होती है कि जैसे मान लीजिए आपका अंतिम वेतन नहीं होता, उसमें अंतिम बेसिक, जैसे आपका अंतिम बेसिक 60,000 है तो 60,000 का आधा कर लो 30,000 रुपये, तो 30,000 तो आपका बेसिक माना जाएगा। इसके साथ साथ उस समय जो डीए मिलता है, जो महंगाई भत्ता है, वो इसमें काउंट हो जाएगा। महंगाई भत्ता पूरा मिलेगा लेकिन बेसिक आपकी आधी हो जाएगी। तो अंतिम तौर पर यही लिखा जाता है कि अंतिम वेतन का 50%, लेकिन वो होता थोड़ा ज्यादा। उसके बाद में दूसरा लाभ मिलता है ग्रेजुएटी का। ग्रेजुएटी से संबंधित मैंने एक वीडियो विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से इसकी गणना होती है और किस कार्मिक को कितनी ग्रेजुएटी मिलती है, इसका भी मैंने एक विस्तार से अलग वीडियो बनाया, उसको आप देख सकते हैं। और मोटा मोटी तौर पर मैं आपको बता दूं कि आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि 16.5 माह का वेतन और अधिकतम 20 लाख। तो यूँ मान के चलिए कि सभी को 16.5 माह का वेतन नहीं दिया जाता है और इसकी एक सीमा निर्धारित की गई है। किसी भी व्यक्ति की ग्रेजुएटी की गणना की जाती है तो अगर वो राशि 20 लाख रुपए से ज़्यादा होगी तो वो राशि उसे 20 लाख से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कार्मिक को ग्रेजुएटी का लाभ है वो 20 लाख रुपए दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा उसे नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति रिटायर्ड हुआ, उसमें इसकी ग्रेजुएटी, क्योंकि ग्रेजुएटी का निर्धारण आपकी सेवा अवधि प्लस आपकी अंतिम बेसिक पर निर्धारित की जाती है, तो मान लीजिए वो 22 लाख या 23 लाख हो गया, तो इस कंडीशन में किसी भी कार्मिक को 20 लाख रुपए दिया जा सकता है। ये सीमा पहले 10 लाख रुपए थी, अब इसको 1-2 साल पहले बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। उसके बाद में उपार्जित अवकाश का नकदीकरण। उपार्जित अवकाश, कोई भी कर्मचारी अगर सेवा के दौरान अवकाश के दिन कार्य करता है, जैसे मान के चलिए कोई भी शिक्षक है और ग्रीष्मकालीन अवकाश में या फिर मध्यावधि अवकाश में कोई सरकारी कार्य करने के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है या फिर कोई कार्य सौंपा जाता है, तो उस अवधि में किया गया कार्य, उसकी एवज में सरकार की ओर से उसे उपार्जित अवकाश दिया जाता है। हम सामान्य तौर पर उसे पीएल बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी गणना जैसे 45 दिन किसी ने काम किया तो वो 15 पीएल मानी जाएगी, 3 दिन की 1 पीएल मानी जाती है। इसके साथ साथ प्रति वर्ष सरकार प्रत्येक कर्मचारी को 15 पीएल देती है, शिक्षकों को, और अन्य कार्मिक जो होते हैं जो जिनको ग्रीष्मकालीन अवकाश का प्रावधान नहीं है, उन्हें 30 पीएल दी जाती है। इस प्रकार से कोई भी कार्मिक अपने सेवा काल में 300 अधिक से अधिक 300 पीएल उपार्जित कर सकता है। अगर वो 300 पीएल उपार्जित कर रहा है तो 300 तक उसे नकद वेतन दिया जाएगा। अब नकद वेतन कैसे दिया जाएगा, जैसे जिस समय वो रिटायर्ड हो रहा है उसकी जो अंतिम बेसिक है, बेसिक प्लस डीए, उसको मान के उस आधार पर उसके 300 दिन का वेतन दिया जाएगा। उसके बाद में जीपीएफ की राशि जमा
ब्याज सहित दी जाती है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में जीपीएफ का प्रावधान है। जीपीएफ क्या है और ये किस प्रकार से इसमें कटौती की जाती है, इस पर हमने एक विस्तार से वीडियो बनाया है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, ये एक भविष्य निधि है, एक बचत योजना है, जिसके माध्यम से कोई भी कार्मिक अपने सेवा काल में एक निश्चित राशि प्रति माह अपने खाते में जमा कर सकता है और इस पर सरकार ब्याज देती है। सरकार द्वारा ब्याज का निर्धारण प्रत्येक तिमाही के बाद किया जाता है। प्रत्येक तिमाही में वो परिवर्तित भी की जा सकती है, यथावत भी रखी जा सकती है, ये सरकार पर निर्भर करता है। वर्तमान में जीपीएफ पर ब्याज की दर है वो 7.1% की दर चल रही है। और ये जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो उस समय जितनी राशि आपने जमा की है वो साल दर साल उसका ब्याज जुड़ता जाएगा और अंत में रिटायरमेंट के समय आपको वो पूरी राशि एक साथ उठाने का प्रावधान है, उसे आप एक साथ विड्रॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ राज्य बीमा एसआई कटौती प्रत्येक राज्य कर्मचारी करवाता है। राजस्थान की बात करें तो एसआई कटौती के अंतर्गत आप स्लेब के अनुसार आपकी कटौती होती है। अधिकतम सीमा वर्तमान में इसकी 7,000 है। 7,000 से ज्यादा प्रति माह इसमें कोई कटौती नहीं करवा सकता है। लेकिन जीपीएफ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जीपीएफ में आपके स्लेब के अनुसार मिनिमम कटौती तो होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप इसके से ज्यादा भी करवाते हैं तो करवा सकते हो। अधिकतम सीमा इसकी यह है कि आपका जो अधिकतम वेतन है उससे ज्यादा आप नहीं करवा सकते। जैसे कि आपका अधिकतम वेतन 50,000 रुपये बन रहा है तो 60,000 रुपये आप प्रति माह उसमें जमा नहीं करवा सकते हो। और ये जो राज्य बीमा है ये अंतिम तौर पर आपको दिया जाता है जितनी राशि जमा है। इसके साथ साथ समय समय पर इस पर जो राज्य सरकार आपको ब्याज देती है वो सारी राशि आप एक साथ विड्रॉल कर सकते हो। मेडिकल क्लेम की सुविधा है। मेडिकल क्लेम दरअसल आजकल उसे आरजीएचएस में समाहित कर दिया गया है। पहले वो मेडिकल के लिए अलग से इनकी आरपीएमएफ के नाम से अलग से कटौती होती थी, शायद 745 ऐसा कुछ है, तो उससे होती थी। आजकल वो आरजीएचएस में उसे समाहित कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति जो रिटायर्ड है या पेंशनर्स है और वह अगर उसमें किसी प्रकार से कोई बीमारी हो गई है, वो हॉस्पिटलाइजेशन है, तो ऐसी स्थिति में उसे ओपीडी और आईपीडी दोनों की सुविधा दी जाएगी राज्य सरकार की ओर से। इसके साथ साथ फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। फैमिली पेंशन जैसे 65 साल से ऊपर अगर कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है तो पेंशन है वो फैमिली पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी। उससे पहले अगर किसी की मृत्यु होती है तो एज ए फैमिली को मिलने वाली पेंशन है वो पूर्ण पेंशन मिलती रहेगी। अब हम ये मोटा मोटी तौर पर ये देखते हैं कि कोई भी कर्मचारी जब रिटायर्ड होता है तो अधिकतम उसे कितने पैसे मिल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमने बात की, एक तो पेंशन जो प्रति माह आपको दी जाती है और पेंशन में भी एक क्या होता है, कम्यूटेशन का सिस्टम होता है। पेंशन जैसे कि आपका अंतिम पेंशन जो बन रहा है उसमें लगभग 7-8 साल का आगे का जो पेशा है वो एक साथ आप उसे उठा सकते हैं। उसका मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि वो किस प्रकार से उठाएंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे आपके बन सकते हैं। उसके बाद में मान के चलिए ग्रेजुएटी, तो ग्रेजुएटी जो होती है वो अधिकतम 20 लाख है। पहले ये 10 लाख थी, तो मान के चलिए कि किसी भी कर्मचारी के 10 या 12 लाख रुपए ग्रेजुएटी के हो गए। और नकदीकरण है ये आपके अंतिम बेसिक पर निर्भर करेगा। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि आपका बेसिक अगर बहुत अच्छा है तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। और जीपीएफ की राशि जैसे आप जमा करते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले एक वीडियो में दिखाया था, एक कार्मिक है जिसकी 28 लाख रुपए जीपीएफ में है, अभी तक उसकी 10 साल की सर्विस बची है, तो मान के चलिए कि उसकी 50 लाख रुपए तो जीपीएफ में हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ग्रेजुएटी मान के चलिए कि वो 12-13 लाख अगर ग्रेजुएटी की मिल जाएंगी, और तो मान ये 60 लाख हो गई। और 60 लाख के बाद एसआई के कम से कम तो अभी 10 लाख रुपए तो वो हो जाएंगे, 70 लाख हो गई। तो मोटा मोटी तौर पर ये यूँ मान के चलिए कि कोई भी सरकारी कर्मचारी मिनिमम रूप में 50 से 60 लाख रुपए है वो अंतिम तौर पर उसे सेवानिवृत्ति, जो अधिवर्षीय की सेवानिवृत्ति होती है उस दौरान वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। और इसके ज़्यादा भी कई लोगों के 1 करोड़ से ज़्यादा भी पैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो आपने जमा की है अपनी सेवा अवधि में, जितने भी पैसे जमा किए हैं वो सारे के सारे आपको एक मुश्त दिए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया क्या होती है वो अलग बात है, लेकिन एक साथ आप उन पैसों को उठा सकते हैं, उसमें कोई विशेष कोई दुविधा नहीं रहती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।